हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे पीसीएस क्रक्स पर इंडियन पॉलिटी और उसमें भारतीय संविधान। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 17 कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे पार्ट 18, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सारे ही भाग इंपॉर्टेंट है, बट कुछ भाग जो है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे को उठाते हैं सीधे के सीधे। वैसे तो संविधान में जो भी चीजें मेंशन्ड है, ऑब्वियसली कोई बेकार या फालतू में तो लिखी नहीं गई है ना। कुछ ना कुछ उसका औचित्य है, कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है, तभी वहाँ पर शामिल किया गया है उन प्रावधानों को, उन आर्टिकल्स को। पर कुछ जो पार्ट है या कुछ जो आर्टिकल्स है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि आप अपने घर में भी देखते होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कभी-कभार नहीं होती, वो रोज़ होती है, रोज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह से एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हीं मुद्दों को बार-बार में शामिल किया जाता है एग्ज़ाम में या क्वेश्चन पेपर में। उन्हीं इश्यूज़ को उठाया जाता है जो या तो रेलेवेंस ज़्यादा रखते हैं या जो बर्न्ड इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपातकालीन जो प्रावधान है या पार्ट 18 है, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कई सालों से अब, पिछले साल से आई थिंक। संविधान हत्या दिवस, ठीक है? तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये कि बार-बार में आजकल बहस चल रही होती है, राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरह से उठ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं या जिस तरह से सरकार मूव ले रही है, तो विपक्ष भी और जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो देश का, वो भी एक तरह से आपातकाल की जो व्यवस्था है या जो इनडायरेक्ट आपातकाल चल रहा है, उस मुद्दे पर बात करता है बार-बार में, ठीक है? जो डिक्टेटरशिप की संभावना दिखाते हैं कई बार हमारे न्यूज़ चैनल्स या टीवी देख लीजिए या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, तो ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज्वलंत हो जाता है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए और क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा-सा अ कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है इस पार्ट में कि उसमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कन्फ्यूजन के भी चांसेस ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, साथ में फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन कहाँ पर कितना क्या कैसे काम करता है आर्टिकल, ठीक है? तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस पार्ट को ध्यान या पढ़ने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 352 से 360 के बीच पार्ट 18 को। तो इससे पहले कि हम आर्टिकल वाइज़ पढ़ें, ज़रा देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो कवर क्या-क्या करता है। बेसिकली जो भाग 18 है उसमें राष्ट्र, राज्य और वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। यानी कि 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है और ये जो तीनों तरह के जो आपात स्थितियाँ हैं, जब ये आ जाती है देश के अंदर, तो केंद्र सरकार को अभूतपूर्व तरीके से या कह सकते हैं कि प्रभावी तौर पर या असाधारण तौर पर केंद्र सरकार को शक्तियाँ ये पार्ट देकर चला जाता है। ठीक है? यानी केंद्र सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल हो जाती है कि राज्य पर वो डायरेक्टली अ, एक तरह से अपना प्रभाव या अपना कंट्रोल जो कहते हैं जिसे हाँ, नियंत्रण जो है वो स्थापित करने में सक्षम हो जाती है और ये अधिकार क्षेत्र में आ जाता है उसके पूरा राज्य। तो एक तो होता है इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में नहीं आपातकाल एक ऐसा प्रावधान करता है भाग 18 कि आपातकाल के टाइम केंद्र सरकार को अधिकार देता है एक तरह से डायरेक्ट अधिकार देता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो राज्यों को। राज्यों में होने वाली जितनी भी विधायी गतिविधियाँ हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जितनी वित्तीय गतिविधियाँ हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हो। आप लगातार 3 साल तक आप चला सकते हो इस तरह आपातकाल, ठीक है? 1 साल तक तो वैसे ही लगातार चला सकते हो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए। राज्य आपातकाल की बात की जाए या राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, तो उस स्थिति में भी 3 साल तक बेरोक-टोक जस्ट मेजॉरिटी के बेसिस पर आप राज्य को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये शक्ति जो है वो केंद्र को मिलती है पार्ट 18 से, ठीक है? तो इस संदर्भ में भी पार्ट 18 काफ़ी क्रूशियल हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार जब भी राज्यों में जब सेम पार्टी और केंद्र सरकार में सेम पार्टी नहीं आती, तो इस तरह की चर्चा जो है वो बनी रहती है। ये विषय चलता रहता है हमारे अ, जो मेन मीडिया ग्रुप में भी और जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स बाजी जो भी चल रही होती है आई मीन जिस तरह की चर्चाएँ चल रही होती है, जैसे भी कुछ भी मूव लेती है केंद्र सरकार इस तरह का कि राज्यों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है या रस्साकसी शुरू हो जाती है राज्य और केंद्र के बीच, तो इस तरह की जो चर्चाएँ है वो ऑटोमैटिकली उत्पन्न होना शुरू हो जाती है ना? तो चलिए अब आज ज़रा जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें भी समझ आएगी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि संविधान को केंद्र सरकार बदलना चाहती है या जो राज्य सरकार है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, केंद्र सरकार की शक्तियों पर। तो ऐसा क्या है इस भाग में कि इसमें इतना ज़्यादा या चर्चा का विषय बना रहता है या इसमें चेंजेस करने की जो तत्परता है वो संघ सरकार के बीच में पनपती रहती है, ऐसा क्या है? तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। आर्टिकल 352 बात करता है
राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रपति को अगर लगता है, राष्ट्रपति अगर इस तरह का विचार रखता है या उस वो एक तरह से कन्विंस हो जाता है कि भई देश में गंभीर आपातकाल मौजूद है। अब गंभीर आपातकाल का मतलब भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि यदि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा राष्ट्रपति को लगता है, तो देश का जो मंत्रिमंडल है, यानी कि केंद्र सरकार, जो मंत्रिमंडल है हमारी भारत सरकार या जो पीएम प्लस मंत्रिमंडल है, वो लिखित में, ठीक है? लिखित में 1 महीने के अंदर पहले तो लिखित में देंगी प्रेज़िडेंट को, ठीक है? प्रेज़िडेंट को मंत्रिमंडल जो है, वो लिखित में देंगे अपना अपना अनुरोध करेंगे कि भई हमारे देश में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, बाहर से किसी देश ने युद्ध कर दिया है या बाहरी आक्रमण होने की आशंका है या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्लीज़ हमें ये अधिकार दीजिए या आप आपातकाल घोषित कीजिए जिससे कि सारी शक्तियाँ हमारे पास आ जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से लिखित दरख्वास्त करती है पीएम और उसका मंत्रिमंडल प्रेज़िडेंट को। और जब प्रेसिडेंट अगर कन्विंस हो जाते हैं, तो वो इस तरह का घोषणा या इस तरह की घोषणा वो कर देते हैं आपातकाल की, ठीक है? अब 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये मेंशन्ड है। यानी कि युद्ध की स्थिति में ही हो सकता है या बाहरी आक्रमण का खतरा हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति नाम या वर्ड यूज़ किया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से उसको रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अ, ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, तो उस वक़्त आंतरिक अशांति को कर दिया था। तो आंतरिक अशांति की जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी वाइड हो जाती है। आप किस बात को आंतरिक अशांति मानोगे, है ना? जबकि सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि भई लोग जो है वॉयलेंट हो गए हैं और वो भी सशस्त्र यानी कि वेपन्स के साथ। तो ऐसी स्थिति को खतरा माना जाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी ने या कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया है या रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया है, वो भी अम, एक तरह से अशांति के रूप में, है ना? एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। जिस तरह का अन्ना का आंदोलन था, वो भी तो हुआ था ना, तो अगर सरकार चाहती तो वहाँ पर भी सशस्त्र मतलब आंतरिक अशांति के नाम पर तो तब भी हो सकता था आपातकाल घोषित। लेकिन क्योंकि अब संविधान में संशोधन हो चुका था कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तभी घोषित हो सकता है। ठीक है? तो ये 44वें संविधान संशोधन में जबकि कौन थे? 44वें संविधान संशोधन के टाइम मोरारजी देसाई, है ना? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता दल की सरकार थी। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन को पूरा पलट दिया था, जैसे कि आपको पता है। तो उसी में ये चीज़ जोड़ दी गई थी कि दोबारा से ऐसी परिस्थितियाँ देश में उत्पन्न ना हो और लोगों को आपातकाल की स्थिति का सामना बेवजह ना करना पड़े या आपसी रंजिश के कारण ना करना पड़े या पॉलिटिक्स के कारण एट लीस्ट ये चीज़ें ना हो भविष्य में। तो इसलिए ये चेंज किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आंतरिक अशांति था यहाँ पर मेंशन और 44वें संविधान संशोधन से ये सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तभी घोषणा होगी, ठीक है? भारत या भारत के किसी भी हिस्से पर अगर ये चीज़ें हो जाती है, युद्ध हो जाता है, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये तब राष्ट्रपति को लगे कि भई हाँ, ये गंभीर आपातकाल है, ये खतरा है, तो ये घोषणा करते हैं वो, ठीक है? तो हमारे देश में अभी तक अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 3 बार, ठीक है? 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत या भारत के किसी एक हिस्से में भी ये आपातकाल लग सकता है। तो कई बार आपको लग रहा होगा कि किसी एक हिस्से में कितनी बार लगा है, तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक हमने इसका यूज़ 3 बार किया है, वो भी पूरे देश में हुआ है इसका यूज़। किसी पर्टिकुलर जगह पर या बॉर्डर एरिया में या अंदर ऐसा कुछ अलग से नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर स्थापित हुआ था आपातकाल और ये 3 बार हुआ है, ठीक है? अब आपको कुछ शर्तें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भई कब और कैसे होगा, कुछ कंडीशंस के साथ ही आपातकाल घोषित होगा, नहीं तो हर एक प्रधानमंत्री यही चाहेगा कि उसके पास सारी शक्ति आ जाए। हर मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल स्पेशली यही चाहेगा कि पूरे देश का कंट्रोल उनके पास आ जाए। तो वो आपातकाल कभी भी घोषित करवा देंगे प्रेज़िडेंट के थ्रू या प्रेज़िडेंट हो सकते हैं महत्वाकांक्षी हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। तो इतनी छूट या इतनी लेवरेज नहीं दी है संविधान ने दोनों ही अ, इंस्टीट्यूशंस को, ना तो राष्ट्रपति को, ना ही मंत्रिमंडल को। यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा दी गई है, जिसमें एक है मंत्रिमंडल की लिखित अनुरोध होना चाहिए। मंत्रिमंडल का लिखित अनुरोध होना चाहिए जो प्रेज़िडेंट को वो देंगे। यानी कि प्रेज़िडेंट यहाँ पे अपने मनमानी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पीएम बोले और प्रेज़िडेंट कर दे या इन के आपसी मेल-जोल से हो जाए ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि मंत्रिमंडल की या मंत्रिमंडल का मत है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो मंत्रिमंडल क्योंकि संबल मंत्रिमंडल होता है और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं, तो इसलिए मनमानी वो नहीं कर पाएँगे अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो, है ना? तो मंत्रिमंडल यानी कि जो मंत्रीगण हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है? तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें लिखित रूप में नहीं करेंगे। ये मान के चला जाता है, ठीक है?
देखो हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उन नेक्सस भी बन सकता है। बट ऐसा माना नहीं जाता या ऐसा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप मंत्रिमंडल में हो और आप देश के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे, है ना? फिर उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो है उद्घोषणा द्वारा रद्द, यानी कि अगर रद्द करना है, भई अभी जैसे राष्ट्रपति शासन सॉरी राष्ट्र राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है? अब उसको खत्म भी तो करना है ना, तो खत्म ऐसे ही या रद्द जो है वो ऐसे ही नहीं होगा, उद्घोषणा की जाएगी कि भई अब रद्द हो गया है। अगर रद्द करने की उद्घोषणा नहीं होती है, तो संसद जो है उसके सामने रखा जाएगा कोई भी जो सदन का सदस्य है, वो रख सकता है संसद के सामने पटल पर या जो सरकार है वो रख सकती है सामने कि भई अब हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो अगर संसद ने वो अप्रूव कर दिया है तो वो ऑटोमैटिकली वहाँ से रद्द हो जाएगा। या तो उद्घोषणा स्वयं राष्ट्रपति कर दे, खत्म होने या रद्द करने की आपातकाल को या फिर संसद कर देगी, ठीक है? इसके बाद जो कंडीशन है वो है संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। भई लिखित में प्रेज़िडेंट को तो अवेयर कर दिया मंत्रिमंडल ने, अब संसद से भी अनुमति ज़रूरी हो जाती है। तो अगर मनमानी ढंग से प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इकट्ठे मिलके या मंत्रिमंडल का भी उसके अंदर हाथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं पूरे देश को। क्योंकि 30 दिन के भीतर सदन जो है दोनों राज्यसभा और लोकसभा उनकी स्वीकृति ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पर ये मेंशन है। पहले यहाँ पर 2 महीने था, 44वें संविधान संशोधन से 2 महीने के स्थान पर 1 महीना कर दिया गया है, यानी कि 30 दिन के भीतर स्वीकृति ज़रूरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं मिली सदन से या संसद को या संसद से दोनों सदनों से, तो वो अप्रभावी हो जाएगा, ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है? यानी कि स्वीकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और स्वीकृति भी ऐसी-ऐसी नहीं कि साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि जो कुल संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए एट लीस्ट, यानी कि 543 सदस्य हैं तो उसका बहुमत होना चाहिए, इसका 50% एट लीस्ट, ठीक है? इसका 50% प्लस 1। तो इसका जैसे कि 2 2 ज़ा 4 14 यानी कि 252 के आस-पास चाहिए होगा, ठीक है? 252 तो एट लीस्ट कम से कम होने चाहिए और जो उपस्थित सदस्यगण है उसका 2 तिहाई बहुमत, ठीक है? अगर उपस्थित इससे ज़्यादा बनता है तो इससे ज़्यादा चाहिए होगा और अगर इतना ही बनता है तो एट लीस्ट 252 तो चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है? तो लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भई ये सदन में पेश किया गया मूव और उस वक़्त लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है? उसी दौरान, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? या पेश किया नहीं गया वो क्योंकि उस वक़्त लोकसभा भंग चल रही है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है और या फिर प्रेज़िडेंट के हाथ में है सब कुछ अभी क्योंकि भंग है संसद तो, यानी लोकसभा। तो वो भंग है तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट किसके समक्ष रखेंगे या मतलब कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है या तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है देश का उस वक्त कोई तो कार्यवाहक बना रखा है प्राइम मिनिस्टर या अभी चूज ही नहीं किया ऐसी स्थिति अचानक आ जाती है ठीक है तो कार्यवाहक वैसे पिछले वाला चलता रहता है बट बात ये है ले देखे कि प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति होती है कि वो डायरेक्ट 30 दिन के अंदर उनको दोनों सदनों से पास कराना होता है ना? तो वो पास कहाँ से कराएँगे यहाँ पर? क्योंकि अभी सदन है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के समक्ष रखेंगे पहले, ठीक है? तो राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा और यहाँ पर भी बहुमत जो है वो सेम यही सिचुएशन होगी कि बहुमत होना चाहिए कुल संख्या का और उपस्थित सदस्यजनों का कम से कम 2 तिहाई बहुमत होना चाहिए, ठीक है? अगर राज्यसभा पारित कर देती है, देखो पारित नहीं करती तो वहीं पर खत्म है। अगर पारित कर देती है उस बिल को या उस प्रस्ताव को जो कि आपातकाल के लिए डाला गया है, तो जो नई नई लोकसभा कभी भी बनेगी ठीक है? नई लोकसभा, जैसे ही बनेगी 30 दिन के भीतर अनुमोदन आवश्यक होगा, ठीक है? मान लो इलेक्शन होना है नई लोकसभा बनी है, तो 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। तो 30 दिन आपको ध्यान रखना है, 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा से 30 दिन के अंदर, ठीक है? कब? जब लोकसभा भंग हो, जब लोकसभा में सदन में ना हो, ठीक है? अगर राज्यसभा भी पारित कर देती है, तब नई लोकसभा जो है उसको जैसे ही वो बनेगी, उसको भी 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना पड़ेगा, ठीक है? आगे बात समझ में? देखिए, अब दोबारा से एक बार रिवाइज़ हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। वही प्रेज़िडेंट के पास है, ठीक है? प्रेज़िडेंट क्या कर सकता है? आपातकाल घोषित कर सकता है। कब करेगा? जब लिखित आवेदन आएगा। कौन करेगा लिखित? मंत्रिमंडल, ठीक है? मंत्रिमंडल लिखित आवेदन करेगा प्रेज़िडेंट को, अगर प्रेज़िडेंट कन्विंस्ड है, तो वो आपातकाल घोषित कर देंगे, ठीक है? आपातकाल घोषणा कर देंगे, ठीक है? लिखित आवेदन पर, ओके। फिर हो गया, अब 1 महीने के अंदर संसद से पारित कराना पड़ेगा ये प्रस्ताव, ठीक है? संसद से कैसे? दोनों सदनों से, दोनों सदनों से। किस बेसिस पर? कुल संख्या का बहुमत प्लस जो उपस्थित जो सदस्य हैं, उसका 2 तिहाई बहुमत होना चाहिए, ठीक है? तभी वो पास माना जाएगा, तभी वो पारित होगा प्रस्ताव। फिर लग गया आपातकाल, ठीक है? आपातकाल लग गया, ठीक है?
अब उसको रद्द करना है, तो रद्द करने के लिए उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, लग गया काम। लगने के बाद वो जो औचित्य था वो जितने दिन लगाना था लग गया। अब उद्घोषणा जो है उसको रद्द करेंगे, प्रेज़िडेंट ही करेंगे। अगर प्रेज़िडेंट नहीं कर रहे हैं, तो संसद के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है? संसद से पारित हो जाएगा वो, तो वो ऑटोमैटिकली रद्द हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये तो थी इसकी जर्नी। लेकिन एक केस जो अभी हमने देखा कि अगर लोकसभा सदन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव है वो सीधे राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगी, 2/3 बहुमत से, ठीक है? राज्यसभा। फिर यहाँ अगर पारित हो जाता है, तो जब नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा में 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है? आई होप अब आपको समझ आ गया। ओके। अगर ये सारी सिचुएशन में से कोई भी एक चीज नहीं होती है तो रद्द माना जाएगा, आपातकाल नहीं लगेगा, घोषित नहीं होगा। ओके। अब बात कर लेते हैं कि भाई 44वां जो संविधान संशोधन आया, ठीक है भाई, 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस हुए। जिस तरह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, उसी तरह से 44वें को भी आप कह सकते हो, क्योंकि बिल्कुल 42वें के उलट हो जाता है ये। ठीक है, हालाँकि सारी चीज़ें तो इसने नहीं रेज़ की थी, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं, उसको छोड़कर ज़्यादातर चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि 42वें और 44वें में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। जो गलत था ना, जनता सरकार जो है या जनता दल जो है, जनता दल की सरकार वो बहुत ही भई बुद्धिमान सरकार थी। वो एक अलग बात है, वो चली नहीं, लेकिन उसके अंदर जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया अपने शासन के दौरान। सारी चीज़ें सही करने की कोशिश की जो बिगड़ी हुई थी। ठीक है? तो आपको बस वो एक बात है कि हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम है, जो मुझे महसूस होती है कि यहाँ पर ना मजबूत सरकार के लिए क्या चाहिए? अब वैसे तो ये आप कहोगे भई ऐसा तो होना चाहिए। लोग चाहिए, ठीक है? लोगों का विश्वास चाहिए। अब लोग जो है ना हमारे यहाँ देश के, जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसकी तरफ नहीं जाते। ये थोड़े से अ, इमोशनल है हमारे देश के लोग, इमोशनल। कोई रो देगा, ठीक है? किसी की मम्मी मर जाएगी, किसी के अ बेटे को कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? ये नेता के बारे में बात करें, तो वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशनली जुड़ जाएगी हमारी जनता उनके साथ, ठीक है? अब एक चीज़ तो ये, और एक जनता सरकार के साथ एक और प्रॉब्लम थी। सारे अच्छे-अच्छे लोग जुड़ गए, अच्छे-अच्छे, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी क्या है, अम, महत्वाकांक्षाएँ भी है साथ में, ठीक है? देश के लिए वो महत्वाकांक्षाएँ छोड़ सकते थे, लेकिन कुछ जो अम, कान के कच्चे नेता होते हैं, कान के कच्चे, देश इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनके लिए पद इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए पद इम्पोर्टेंट, कुछ लोग को कान के कच्चे हो गए यहाँ पे जनता सरकार में, कुछ जो अच्छे थे उनको भुगतना पड़ गया, और इनका सारा खामियाज़ा 2 ढाई साल तक मुश्किल से सरकार चली, उसका फिर जनता को देना पड़ा, ठीक है? नहीं तो ये इतनी बढ़िया सरकार थी। एक तो जो वन पार्टी सिस्टम चल रहा था ना इतने दिनों से, उसको मुँहतोड़ जवाब था देश का कि भई हमें नहीं चाहिए अगर आप इस तरह से डिक्टेटरशिप लगाओगे, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ऐसी मजबूती का क्या करेंगे जहाँ पर लोकतंत्र ही ताकतवर हो, है ना? ऐसी समृद्धि का क्या करेंगे जहाँ पर हमें फ्रीडम ही ना हो। ये वही बात आ गई ना कि आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, सारी है। तो बड़ा आलीशान घर बन गया, ठीक है? घर बन गया आपका, अब क्या हुआ, घर बन के पूरे एरिया में आप ही का ही नाम हो गया, ठीक है? ये बन गया घर बड़ा-सा। अब ये क्या हुआ, घर बन गया भाई, इसमें फ्रिज आ गया, ठीक है? बड़े-बड़े एसी लग गए, ठीक है? सब कुछ हो गया। अब जो एसी में है ना, वही लोग रह रहे हैं 10 में से जो 2-3 लोग हैं, ठीक है? वो मज़े ले रहे हैं। जो बाकी के 7 लोग हैं, वो घर की सफाई करने में लग गए बेचारे। उनको वहीं लगा दिया, रसोई में लगा दिया, सफाई में लगा दिया, ठीक है? ये 4-5 ही मज़े ले रहे हैं और ये बाकी के काम में लगे हुए हैं। फ्रिज है, फ्रिज में सामान ही नहीं है खाने का, खाने के लिए है ही नहीं। और जो भी है खाने के लिए, ये लोग बाहर से पार्टी और बाहर से ज़ोमैटो से मँगा लेते हैं, ठीक है? ये यहाँ से मज़े से खा रहे हैं, इनके लिए फ्रिज खाली रखा गया है और इनको ये बोला जा रहा है, "भई जो तुम फ्रिज हमारे लिए ही तो है, हम भी तो नहीं खा रहे हैं।" इनको ये दिखाया जा रहा है कि हम नहीं खा रहे, जबकि ये ज़ोमैटो से मँगा के खा रहे हैं या बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं, ठीक है? तो घर में एक आलीशान घर में लाके तो रख दिया इनको, बट ये भूखे हैं, इनको कोई इज़्ज़त भी नहीं मिल रही है। तो सेम सिचुएशन होती है डिक्टेटरशिप में। ठीक है? आपके लिए आलीशान-आलीशान देश को ऐसा लगेगा कि विकसित हो रहा है, ऐसा लगेगा कि आपसे काम करा के कम वेजेज़ में या जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे जा रही है, लेकिन आपको ना तो फ्रीडम मिल रही है, ठीक है? ना रिस्पेक्ट मिल रही है। भई ऐसे समृद्धि का क्या करोगे? ऐसे घर का क्या करोगे? पोछा झाड़ू ही करोगे ना उसमें बस बैठ के। आई होप आपको समझ आ गया मेरा कॉन्टेक्स्ट। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आ जाना चाहिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ।
एनीवेज़, अब हम बात कर लेते हैं 44वें संविधान संशोधन में। मुझे ना थोड़ा-सा मुझे होती है तकलीफ़ कि जब लोग चीज़ को समझ नहीं पाते ना अच्छे से, वो इतने इमोशनल हो के इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। पढ़े-लिखे लोगों में तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए, उनका इंटेलेक्ट विकसित होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आप गए, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के आपकी वोट को खरीद के चला गया और आपको पता ही नहीं चला। आप इतने मूर्ख बन गए, आप मतलब आप ही मूर्ख बनोगे पढ़े-लिखे होने के बाद, फिर ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है ना। पढ़ाई जो है या एजुकेशन जो है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अक्षर ज्ञान देती है, आप बस बुक्स पढ़ सकते हो, आप बस लोगों की बात सुन सकते हो और लिख कर उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को एनालाइज़ कर सको आप, उसके प्रोज़ और कॉन्स आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद पहले प्रॉब्लम लो, फिर उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ऑप्ट आउट कर सको आप। वो होती है एजुकेशन। एनीवेज़ एजुकेशन पर किसी और दिन लेक्चर दूँगी। आज बात कर लेते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या चीज़ हुई है। देखिए, जो मेन-मेन जो चेंजेज़ हुए हैं 44वें में वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला तो जो आंतरिक अशांति शब्द जो था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके बाद है मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर ही मेंशन किया। आपको ये भी पता होगा कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो हमारे संविधान में था ही नहीं कहीं पर। ये 1978 में ही जोड़ा गया और वो भी आर्टिकल 352 में सिर्फ, ये एक ही जगह है अभी भी। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों से 30 दिनों के भीतर स्वीकृति आपको लेनी पड़ेगी। पहले 2 महीने था, इसको जो चेंज करके क्या कर दिया गया 30 दिन, ठीक है? और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित नहीं होंगे, जबकि इससे पहले ये मेंशन नहीं था। तो 20 और 21 का जो निलंबन रोका गया वो भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें तो करके चले गई जनता सरकार, है ना? आपातकाल की घोषणाएँ। घोषणाएँ कितनी बार हुई है, अब ये देख लेते हैं। आपातकाल की जो घोषणा है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत हुई है, पता है आपको? पहली बार हुई 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968। देखिए लंबा टाइम था। आप देख सकते हो पूरे 6 साल के आस-पास, साढ़े 5 साल तो है ही यहाँ पे, ठीक है? साढ़े 5 साल तक आपातकाल चला पहली बार। ये जो भारत-चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, तब लगा था आपातकाल। फिर उसी बीच में ये खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही 1965 का युद्ध आ गया, आपको पता है भारत-पाकिस्तान का युद्ध आ गया, ठीक है? तो इसको हटाया ही नहीं गया तब तक। 1968 तक ये चलता रहा और लगाया किसने था आपातकाल? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस वक़्त के पीएम थे। उनके पीएम की शिप में लगाया किसने था 1962 में कौन थे हमारे प्रेज़िडेंट? ये आप बताओगे। ये तो बहुत आसान है, ठीक है? बता ही सकते हो 1962 में कौन थे, ठीक है? दूसरी बार आपातकाल जो है वो 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है दूसरी बार में, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर। आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये इतने ही दिन क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था, वो हुआ इस दौरान और ये युद्ध किसके लिए हुआ? बांग्लादेश के लिए हुआ, ठीक है? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और अ, जो सरेंडर कर दिया था किसने? पाकिस्तान की सेना ने भारत के समक्ष, तो इसलिए यहीं तक ही था हमारा दूसरी बार आपातकाल, ठीक है? खत्म हो गया था क्योंकि युद्ध इस तरह से। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने जो प्रेज़िडेंट थे उस वक़्त, ठीक है? उनके थ्रू लगवाया था। अब ये भी आप बता देना प्रेज़िडेंट कौन है? बहुत आसान है ये दोनों क्वेश्चन्स, आप देख लेना और इस तरह से आप सीक्वेंस भी याद रख पाओगे, ठीक है? तीसरी बार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ये जो वाला था देखिए, ये जो दोनों हमारे आपातकाल लगे थे, ये बाहरी आक्रमण और युद्ध, ठीक है? बाहरी आक्रमण और युद्ध की वजह से लगे थे, दोनों। यहाँ पर बाहरी आक्रमण की आशंका थी, यहाँ पर युद्ध की स्थिति ही थी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध की स्थिति में और ये बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगे थे। जबकि जो तीसरी बार हमारा आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था, आपको ध्यान रखना है। आंतरिक अशांति यहाँ पर रीज़न था राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का, जो कि इंदिरा गांधी ने, जो हमारे जो प्रेज़िडेंट थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है? फ़खरुद्दीन अली अहमद, ओहो! ये तो मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं, ये 2 का होमवर्क तो है, ये नहीं बताऊँगी। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर फ़खरुद्दीन अली अहमद थे हमारे प्रेज़िडेंट, ओके। ये क्यों लगाया था इंदिरा गांधी ने? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। रोचक तो क्या है, हमारे देश के लिए तो एक तरह से देश के लोगों के लिए उस वक़्त जो भी लोग थे, जो भी सर्वाइव कर रहे थे उस वक़्त, जो जी रहे थे या जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई। और ये थी बात क्या कि 1971 में ना इंदिरा गांधी ने क्या कराया, चुनाव कराया, ठीक है? वो वहाँ पर जीती। 1971 में क्यों कराया? ये दिख रहा है? तो जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ कि इसको चैलेंज कर दिया गया इनके चुनाव को, ठीक है? तो चैलेंज करने की वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थे, उन्होंने आदेश दे दिया कि भई आप इस सीट पर अ,
मतलब आपका कोई हक नहीं बनता, आप अधिकारी नहीं है, आपको हट जाना चाहिए क्योंकि आपका जो चुनाव है वो ही सही नहीं है, वही इल्लीगल है। तो इल्लीगल घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए 1971 के जो आम चुनाव जब हुए थे, जो जबकि वो रायबरेली की सदस्य थी। मतलब लोकसभा सीट की सदस्य रायबरेली से थी वो। ठीक है? तो उस चुनाव को रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है? तो एक तरह से वैधता को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इस परिस्थिति से जूझ रही थी उस वक़्त इंदिरा गांधी, उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ती। पीएम भाई एमपी कोई क्यों बनेगा? ठीक है? मतलब पीएम एमपी होना चाहिए ना, ठीक है? तो अब ये जो सीट थी इनकी रायबरेली की, इन्होंने जो लड़ी थी, तो यहाँ से ये चुनौती मिल गई वैधता की। तो इन्होंने दूसरा रास्ता ढूँढा कि अभी मुझे यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, ठीक है? तो इन्होंने इमरजेंसी एक रास्ता देखा, ठीक है? तो इमरजेंसी या लोगों का जो ध्यान है, वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी या करवा दी, जिससे कि इनको लगा कि इस तरह से मैं सेफ हो सकती हूँ, ठीक है? या इनको लगा होगा कि चलो भई अपना बदला ले लेते हैं। और आपको पता है जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने एक महा रैली निकाली थी गांधी मैदान में, ठीक है? एक रेवोल्यूशन जो थी वो हुआ था इनके नेतृत्व में, ठीक है? तो वो भी कहते हैं, वो भी एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न था कि लोगों को एकजुट करना, गांधी या इंदिरा गांधी के मतलब उनके समक्ष खड़े करना लोगों को डायरेक्टली। और लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे या जो मुखपृष्ठ थे या जो एडिटोरियल पेजेस थे, उन पर भी काफ़ी आलोचना की जा रही थी इंदिरा गांधी के इस तरह के एक्ट की। तो उसका प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देश को झेलना पड़ा। ठीक है? तो चलिए, ये तो एक अलग पॉलिटिकल इशू, हालाँकि पॉलिटिकल इशू ही पढ़ रहे हैं हम, अलग तो नहीं किया जा सकता। बट देखिए, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश के इतने प्रोमिनेंट पद पर रहते हुए इतने सक्षम अधिकारी, और मुझे लगता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा संविधान निर्माताओं के, अपने ही देश के लोग इस तरह से करेंगे, देश की जनता को बेवकूफ़ या मूर्ख बनाएँगे, डिक्टेटरशिप के लिए एक रास्ता बनाएँगे, या जो संविधान में हमने प्रावधान रखे हैं, उनका मिसयूज़ करके इस तरह से मिसट्रीट करेंगे अपनी ही जनता को, तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, बट ये हुआ। तो इसलिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है देश की जनता को, जो कि दोबारा इस तरह की हरकत कोई भी नेता ना कर सके। और बेशक वो हमारे देश में उस वक़्त हमारी जो बेशक जनता अनपढ़ थी, बट उन्होंने रियलाइज़ कराया पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और इसीलिए 1977 में जैसे ही इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हारना पड़ा, है ना? ये भी इसका भी इतिहास गवाह है। एनीवेज़, अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? या क्या पड़ता है अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो अगर देखो 352 के अंतर्गत जभी भी आपातकाल घोषित होगा, तो 358 और 359 पर प्रभाव डलेगा डायरेक्ट। अनुच्छेद 358 द्वारा देखिए, जैसे ही इमरजेंसी लागू होगी, वैसे ही अनुच्छेद 19 जो है अपने आप निलंबित हो जाएगा, अपने आप, ठीक है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। और समाप्त होते ही जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, स्वतः ही जीवित भी हो जाएगा, ठीक है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर जो 6 हमारी स्वतंत्रताएँ हैं, वो ऑटोमैटिकली जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लग गया देश में, ऑटोमैटिकली अनुच्छेद 358 के अंतर्गत लुप्त हो जाएगा हमारे ये सारे अधिकार, ठीक है? या निलंबित हो जाएँगे। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। वो क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए वो उनको रोक दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितनी भी 6 स्वतंत्रताएँ दी गई थी, वो सारी की सारी निलंबित हो जाती है, और जैसे ही राष्ट्रीय आपात जो है समाप्त होता है, वैसे ही स्वतः जीवित भी हो जाती है, ठीक है? दूसरा है आर्टिकल 359। 359 में बात की गई है जो बाकी के जो मूल अधिकार हैं। अगर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, 358 तो अपने आप ऑटोमेटिकली 19 को एक तरह से लागू करके, सॉरी, अनुच्छेद 19 को निलंबन कर देता है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है 358। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू होता है, ऑटोमेटिकली अनुच्छेद 358 क्या कर देता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं, उनको निलंबित कर देता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे मूल अधिकार है ना, तो 6 मूल अधिकार है हमारे पास, तो एक तो 19 में आ गया, जो बाकी के भी तो बल्कि ये स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है, उसका एक पार्ट है 19 तो, है ना? इसमें आपको पता है 19 से 22 तक है, ठीक है? तो और बाकी के जो मेन 6 अधिकार है, मूल अधिकार, उसके जो सब आर्टिकल्स हैं या जो आर्टिकल्स में दिए हुए हैं संविधान में मूल अधिकार, वो भी तो हैं, उनको किस तरह से निलंबित किया जाएगा? तो उनको निलंबन के लिए 359 आर्टिकल दिया हुआ है, वो बाकी के जो मूल अधिकार है, उनको लागू होना निलंबन होगा, यानी कि उनका लागू होना निलंबन होगा। यानी मूल अधिकार तो एज़ इट इज़ रहेंगे,
लेकिन उनको लागू नहीं करवाया जा सकता न्यायालय में जाकर, यानी कि आप न्यायालय के समक्ष खड़े नहीं हो सकते हो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और उसमें प्रेसिडेंट ने अनुच्छेद 359 भी लागू कर दिया है या लगा दिया है। वैसे मेनली कई बार ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि 359 लगाया ही ना जाए, 358 ऑटोमेटिकली लग गया, बट 359 प्रेसिडेंट लगाते हैं, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट ने नहीं लगाया है, तो कोई ये मूल अधिकार आपके खत्म नहीं होंगे या निलंबन नहीं होगा इनका, ठीक है? लेकिन अगर लगा दिया प्रेसिडेंट ने, उस स्थिति में भी मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप वो काम कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आप अम, न्यायालय में जाओगे कि भई हमारा ये अधिकार खो रहा है या हमें मिल नहीं रहा है, तो आप उसको लागू नहीं करवा सकते हो। लागू करना निलंबन के क्षेत्र में आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि निलंबन उन्हीं अधिकारियों का जो प्रेसिडेंट आदेश दे। अब यहाँ पर भी आपने देखना है 359 में ऐसा नहीं है कि जो बाकी के जितने भी 19 के अलावा बच गए सबको एक साथ ही वो निलंबित कर देंगे। वो चॉइस होती है प्रेसिडेंट की, उनमें से छाँट-छाँट कर करें। मान लो आर्टिकल 14 के अंतर्गत वाले कर दें, अनुच्छेद 23 वाले कर दें, अनुच्छेद 29 वाले कर दें, ठीक है? लेकिन 2 आर्टिकल्स हैं, उनका निलंबन प्रेज़िडेंट भी नहीं कर सकते आपातकाल के समय, वो है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है? अब आर्टिकल 353 आई होप ये आप कोई अभी तक जितना भी हमने किया, वो आपको समझ आ गया होगा। तो जो ये क्लास है अभी आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 37 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। 37 तो नहीं, आई थिंक 32 मिनट्स की हो चुकी है, तो बाकी की जो क्लास है काफ़ी बची हुई है अभी आर्टिकल्स का ही, और इसको भी हम अच्छे से करेंगे थोरोली। ये ज़्यादा लंबी क्लास आपको पता है परेशानी करती है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज यहीं तक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हमने आर्टिकल 352 पूरी तरह से कर लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी कवर कर लिए, कब क्या हुआ और ये क्यों ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, टेक केयर।